तो देखो बच्चों, पिछली क्लास में हमने बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बात कर ली थी। अब थोड़ा सा उससे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपको पता है कि किसी भी दो पॉइंट्स पर एनर्जी जो होती है फ्लूइड के मोशन के दौरान वो सेम होती है टोटल एनर्जी, और वो टोटल एनर्जी जो होती है वो जो है कितनी एनर्जी का सम होता है, तीन टाइप्स की, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो पर यूनिट वॉल्यूम भी कांस्टेंट होता है, पर यूनिट मास भी कांस्टेंट होता है ना। ये सब हमने देख लिया। अब देखो बच्चों, बहुत सारी एप्लीकेशंस होती हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल की, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ एप्लीकेशंस की हम बात करें, मतलब मैं ऐसे ही आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसके बारे में आप पढ़ लेना बच्चों, क्योंकि थ्योरिटिकल है। तो एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौली प्रिंसिपल, है ना। तो मैं आपको समझा देता हूँ, थ्योरिटिकल है, बहुत ज़्यादा थ्योरी होती है इसमें, तो इसको एक बार आप लोग पढ़ लीजिएगा, है ना। बर्नौलिस प्रिंसिपल, बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो देखो बच्चों, यहाँ पे एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल की हम बात कर रहे हैं। तो अगर एप्लीकेशंस ऑफ बर्नौलिस प्रिंसिपल की बात करेंगे तो क्या होगा कि इसमें बहुत सारे हैं, मतलब थ्योरी बहुत ज्यादा है, तो आप उसको एक बार पढ़ लेना। जैसे फर्स्ट जो एप्लीकेशन है वो है एरोप्लेन का। जो आपके एरोप्लेन्स होते हैं बच्चों, वो बर्नौलिस प्रिंसिपल के बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही काम करते हैं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि अगर सेम हॉरिजॉन्टल लेवल की बात की जाए और यहाँ पे इस तरीके से पाइप है ना, जहाँ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, एक जगह एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम है, प्रेशर डिफरेंस है, यहाँ पे प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है बच्चों वो कम होगी, और जहाँ पे प्रेशर कम है वहां पे वेलोसिटी जो है वो ज्यादा होगी, है ना। ये हमने बात की हुई थी, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बाकी जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें यही टेक्निक का यूज करते हैं। तो उनके जो विंग्स होते हैं बच्चों, वो इस तरीके से बनाए जाते हैं कि एरोप्लेन जो है वो प्रेशर डिफरेंस की वजह से लिफ्ट ऑफ हो जाता है, ऊपर उड़ने लगता है हवा में, है ना। तो करते क्या है कि जो उसके विंग्स होते हैं, आपने विंग्स देखा होगा, तो विंग्स को कुछ इस टाइप का शेप का बनाया जाता है भाई, है ना। इस टाइप के शेप का बनाया जाता है विंग्स को। अब होता क्या है कि एरोप्लेन जब ऐसे भागता है तो ये जो विंग्स होते हैं, यहाँ से ये बच्चों एयर पास होती है, एयर पास होती है, एयर पास होती है, एयर पास होती है। तो इसका डिजाइन इस तरीके से है कि जब ये एयर पास होती है तो जो इसका अपर पार्ट ऑफ विंग है, यहाँ से जो एयर है वो बहुत तेजी से निकलती है, बहुत तेजी से। यहाँ पे स्पीड बहुत ज्यादा होती है, स्पीड इज वेरी वेरी हाई। जबकि नीचे से जब जो एयर है जब वो पास होती है नीचे वाले लोअर पार्ट ऑफ द विंग से, तो वहां पे जो स्पीड होती है वो बच्चों लो होती है, स्पीड बहुत लो होती है। अब इसमें कोई हाइट का बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो आप समझ पा रहे होंगे कि अगर यहाँ वेलोसिटी ज्यादा है तो टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा, और नीचे वाले हिस्से में, विंग्स के नीचे वाले हिस्से में प्रेशर जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जब नीचे का प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाएगा बच्चों और ऊपर का प्रेशर कम रहेगा, तो नेट फोर्स जो है इसके कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ। तो ये जो है लिफ्ट ऑफ हो जाता है, और फिर एरोप्लेन जो है वो इस तरीके से मूव करता है। तो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल से ही एरोप्लेन का जो है कॉन्सेप्ट या वर्किंग होती है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हुआ। जब यहाँ पे बहुत तेज हवा आएगी तो ऊपर वाले पोर्शन से जो वेलोसिटी होगी एयर पार्टिकल्स की बहुत ज्यादा होगी, तो वहां पे प्रेशर बहुत कम हो जाता है। नीचे वाले पोर्शन से जो वेलोसिटी है एयर पार्टिकल्स की बहुत कम है, तो वहां पे प्रेशर बहुत ज्यादा हो जाता है। क्योंकि यहाँ प्रेशर बहुत ज्यादा है, तो ये जो एरोप्लेन है उसके मास से ज्यादा फोर्स ये प्रेशर अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से ये हवा में लिफ्ट ऑफ हो जाता है। फिर उसका एरोडायनेमिक्स है, काफी सारी चीजें हैं, मोटर है, कुछ फैंस भी काम करते हैं। तो फैंस जो है वो हवा को इतनी तेजी से काटने का काम करते हैं कि यहाँ से बहुत ज्यादा तेजी से हवा निकल जाती है, तो ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, नीचे प्रेशर ज्यादा होता है, इस वजह से वो लिफ्ट ऑफ होता है। तो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल एप्लीकेशन है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। सेकंड जो है इसका प्रिंसिपल, एप्लीकेशन ऑफ स्प्रेयर। बर्नौलिस प्रिंसिपल का ही एप्लीकेशन है जो स्प्रेयर में काम करता है ना बच्चों। स्प्रे कैसा होता है, जो आपने देखा होगा ना भाई, बेसिकली जैसे आप कोई वो यूज करते हो, परफ्यूम वगैरह यूज करते हैं, तो आप उसको दबाते हैं, स्प्रे को दबाते हैं तो स्प्रे निकलता है ना, स्प्रेयर काम करता है। पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो पहले, आजकल तो इस टाइप के स्प्रेयर आने लगे, लेकिन पहले कुछ इस टाइप के स्प्रेयर होते थे। जैसे कभी आप बाल कटाने गए हो तो आपने देखा हो शायद
तो यहाँ पे एक ऐसे पाइप लगी रहती है बच्चों, एक बॉटल होती थी, इस बॉटल के ऊपर इस तरीके से एक नॉब लगा रहता था, ऐसे रबड़ की एक नॉब लगी रहती थी, और यहाँ पे इस तरीके से ये स्प्रेयर होता था। तो जब आप इस नॉब को दबाते थे तो यहाँ से पानी के जो पार्टिकल्स हैं वो स्प्रे के फॉर्म में बाहर आते थे, स्प्रे के फॉर्म में बाहर आते थे। तो ये जो है ये स्प्रेयर होता है, इसमें ही बर्नौलिस प्रिंसिपल लगता है। कैसे लगता है मैं आपको समझाता हूँ। बर्नौलिस प्रिंसिपल पे ही काम करता है। तो होता क्या है, जब आप स्प्रे को दबाते हो, है ना, ये जो नॉब है इसको दबाओगे, जो रबड़ की बनी होती है, तो यहाँ से ये हवा जो है बहुत तेजी से बाहर निकलेगी। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी है एयर की वो बहुत तेज हो जाएगी, तो यहाँ का प्रेशर कम हो जाएगा। जबकि नीचे का प्रेशर, क्योंकि हाइट में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो हम बोल सकते हैं कि नीचे का प्रेशर ज्यादा है, क्योंकि वहां पे कोई वेलोसिटी नहीं है। ऊपर वेलोसिटी ज्यादा हो गई है तो प्रेशर कम हो गया, नीचे कोई वेलोसिटी नहीं है तो जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो हाई प्रेशर से लो प्रेशर, ये जो फ्लूइड है इसमें जो बच्चों पानी है जो भरा हुआ है, ये ऊपर की तरफ भागता है और फिर वो स्प्रे हो जाता है। इस तरीके से आपका स्प्रेयर काम करता है ना। तो इसके पीछे भी बर्नौलिस प्रिंसिपल है, तो आप ये भी पढ़ सकते हो। फिर एक चीज होता है जिसको बोलते हैं बच्चों मैग्नस इफेक्ट, है ना। मैग्नस इफेक्ट ये बॉल में होता है। जो जैसे क्रिकेट आपने देखा होगा, तो क्रिकेट में आपको बोलते हैं ना कि बॉल स्विम होती है। जो फास्ट बॉलर्स होते हैं ना वो स्विम करवा सकते हैं बॉल को किसी भी एक डायरेक्शन में, आउट स्विम, इन स्विम, ऐसा सुना होगा। वो मैग्नस इफेक्ट की वजह से होता है। होता क्या है बेटा कि ऐसे बॉल है, तो बॉल का जो एक साइड होता है, अगर बॉल को दो हिस्सों में डाला जाए तो एक साइड इसकी शाइनियर होती है, शाइन करती है, और दूसरी साइड जो है वो रफ हो जाती है। तो आपने कभी देखा हो क्रिकेट वगैरह, तो उसमें अगर आपने ध्यान दिया हो तो वो एक साइड को हमेशा घिसते रहते हैं प्लेयर्स जो होते हैं, है ना, वो हमेशा उसको साफ करते रहते हैं। एक साइड जो है उस हिस्से को हमेशा चमकाते रहते हैं वो, ऐसा आपने देखा होगा। और एक साइड जो है वो गिर गिर के फ्रिक्शन की वजह से रफ हो जाती है, और दूसरे साइड को वो चमकते हुए छोड़ता जाता है। तो होता क्या है कि जो रफ साइड है, क्योंकि वहां पे रफनेस ज्यादा है, तो वहां से एयर जो है वो रुक रुक के आती है। जैसे मान लीजिए कि ये बॉल ऐसे जा रही है, तो यहाँ से जो हवा है, एयर के पार्टिकल्स हैं, वो इसमें फंस फंस के आएंगे, तो रुक रुक के आएंगे। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो एयर पार्टिकल्स की कम होगी, तो यहाँ पे प्रेशर जो है बेटा वो ज्यादा होगा। जबकि इस साइड, शाइनियर साइड पे, वेलोसिटी ऑफ एयर पार्टिकल क्योंकि इससे स्लिप करके आते हैं तो बहुत ज्यादा होती है, तो प्रेशर जो है वो कम होता है। तो यहाँ इस रफ साइड पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है, साइनियर साइड पर जो प्रेशर है वो कम है। तो ये जहां पे शाइन करती है बॉल, उस डायरेक्शन में, क्योंकि प्रेशर जो है रफ साइड पे ज्यादा है, साइन वाली साइड पर कम है, इसलिए वो रफ से साइन साइड की तरफ मूव कर जाती है हवा में। इसी को तो स्विम बोलते हैं, यही तो स्विम है। तो ये हवा में इस तरीके से मूव करती है ना, क्योंकि रफ साइड वाले में प्रेशर ज्यादा हो जाता है और साइनियर वाली साइड पर प्रेशर कम हो जाता है ना। तो इसमें और भी फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये मेन फैक्टर होता है जो बर्नौलिस प्रिंसिपल लगता है। इसलिए जो आपकी बॉल है वो इस तरीके से मूव करती है, स्विंग करती है ना। तो मेरे ख्याल से आप ये भी पढ़ लोगे, है ना, मैग्नस इफेक्ट। देखो जो मैंने आपको कल बताया था उसी पे सारी एप्लीकेशन बेस्ड है ना। उसके बाद और इसमें अगर आप देखा जाए तो जो बच्चों वो होती है, क्या बोलते हैं, जैसे कभी आपने देखा होगा कि बहुत तेज अगर हवा चलती है, विंड चलती है, तो होता क्या है कि कोई झोपड़ी हो या फिर कोई टपरा वगैरह लगा हो लोहे का, तो वो उड़ जाता है हवा में। उसका कारण भी बर्नौलिस प्रिंसिपल ही है ना। होता क्या है, जैसे कोई झोपड़ी है तो हट है, या फिर कोई लोहे का आपने ऊपर छत बनाया हुआ है ना, इस तरीके का, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा कि यहाँ से जब विंड चलती है, विंड ब्लो करती है इस तरीके से, तो क्या होता है कि ये जो इसकी छत है ना, जो ये झोपड़ा है इसकी जो छत है, इसमें से जो हवा है वो बहुत तेजी से पास कर जाती है, बहुत। जबकि यहाँ पे दीवार होती है जो भी घर बना हुआ है, तो दीवार में आके हवा जो है वो फंस जाती है। तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत कम है हवा की, क्योंकि ये ब्लॉक हो गई। ऊपर जो है वो पास हो गई है, रूफ से पास हो गई है, तो यहाँ पे वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एयर की। तो अगर ऊपर वेलोसिटी बहुत ज्यादा है एयर की, नीचे बहुत कम है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रेशर बहुत ज्यादा हो गया नीचे, और ऊपर का प्रेशर जो है वो कम हो गया, जो छत है
है ना, झोपड़े की जो छत है, तो नीचे अगर ज्यादा प्रेशर है, ऊपर कम प्रेशर है, तो ये छत इसके साथ उड़ जाती है। इसलिए कई बार आपने देखा होगा, अगर मतलब छत अगर आप टपरे वगैरह से बनाओ और बहुत ज्यादा विंड चल रही हो तो वो उड़ जाता है, वो उसका कारण यही है, आपका क्या बोलते हैं बच्चों, बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो इस तरीके से क्योंकि नीचे ब्लॉक हो जाता है, नीचे का जो आपका प्रेशर है वो बहुत ज्यादा हो जाता है, ऊपर का प्रेशर कम हो जाता है, तो ये छत हवा में उड़ जाती है। फिर इस तरीके से बर्नौलिस प्रिंसिपल के एप्लीकेशन पे ही काम करती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसलिए कहा जाता है, मतलब अगर आपने कभी सुना हो तो बहुत तेज हवा चल रही हो और आपका जो छत है वो बहुत मजबूत नहीं है, इस तरीके से आपने जो है टेम्परेरी रूप पे छत डाला, तो हमेशा कहा जाता है कि दरवाजे और खिड़की खोल देनी चाहिए जब हवा चलती है, क्योंकि दरवाजे खिड़की खोल दोगे तो ये जो हवा ये पास हो जाएगी, तो इसको वेलोसिटी मिल जाएगी, जिसके कारण प्रेशर जो है यहाँ पे भी कम हो जाएगा, तो फिर उतने फोर्स पर वो मैनेज हो जाता है। लेकिन ज्यादा ही फोर्स लग जाएगा, प्रेशर ज्यादा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि रफ्तार नहीं मिलेगी, अगर दरवाजे खिड़की खुली नहीं रखी तो फिर उड़ जाएगी। हाँ, थोड़ा सा दिक्कत जरूर होगी, धूल मिट्टी भी अंदर आ जाएगी, लेकिन ठीक है, छत के उड़ने से तो अच्छा ही है वो, है ना। तो इस तरीके से सजेशंस दिए जाते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको जो एप्लीकेशंस बर्नौलिस प्रिंसिपल की, इस टाइप की एप्लीकेशंस आपकी किताबों में लिखे हैं, इसमें थ्योरी बहुत होती है पढ़ने के लिए, तो आप उनको पढ़ लीजिएगा, 2-4 पेज की थ्योरी आपको दी होगी रेफरेंस बुक में या एनसीईआरटी में, देख लेना बच्चों, बाकी मैंने आपको समझा तो दिया ही है ना। तो सिंपल सी एप्लीकेशंस हैं जो बर्नौलिस प्रिंसिपल में काम करती हैं। चलो देखो बेटा, इसके बाद फिर क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास एक वेसल है इस तरीके से, ऐसे, और इस वेसल में जो है एक लिक्विड फिल किया हुआ है, टॉप तक एक लिक्विड इस तरीके से फिल किया हुआ है। यहाँ पे एक पॉइंट माना बच्चों, इस पॉइंट पे मान लो इस फ्लूइड के कारण, जो फ्लूइड रेस्ट पर है बच्चों, है ना, फ्लूइड इज एट रेस्ट, लेट्स सपोज, तो यहाँ पे जो प्रेशर है P1 है, और नीचे H हाइट पर, अगर आप नीचे H हाइट पे जाओगे तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो P2 है, और इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो है। तो P1 पॉइंट 1 है जहां पे प्रेशर P1 है, P2 पॉइंट है H हाइट नीचे जहां प्रेशर, और लिक्विड जो है वो रेस्ट पर है, मतलब यहाँ पे मूव नहीं कर रहा है लिक्विड। ठीक है बच्चों, अब उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप यहाँ पे दोनों पॉइंट्स पे जरा बर्नौलिस एप्लीकेशन लगाओ। अभी तक हमने फ्लूइड इन मोशन के लिए बात की है बर्नौलिस प्रिंसिपल, हम जरा स्टैटिक फ्लूइड के लिए लगा के देखते हैं बर्नौलिस प्रिंसिपल, और देखते हैं कि क्या वहां भी ये काम करती है कि नहीं। तो रेस्ट पे है फ्लूइड, तो यहाँ पे ये जो है ये पॉइंट 1 मान लेते हैं, और ये वाला पॉइंट 2 मान लेते हैं, और कहीं तो रेफरेंस लेवल मानना पड़ेगा, तो बच्चों नीचे वाले पॉइंट को रेफरेंस लेवल मान लेते हैं पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए। तो हम लिखेंगे टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट 1 पॉइंट इज टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट 2 पॉइंट। तो जितनी टोटल एनर्जी 1 पॉइंट पे उतनी टोटल एनर्जी 2 पॉइंट पे, यही तो आपका बर्नौलिस प्रिंसिपल है ना बच्चे, इसी को तो हमने पढ़ा है बर्नौलिस प्रिंसिपल। तो इसको अप्लाई करते हैं भाई। अब देखिए, टोटल एनर्जी लिखेंगे पर यूनिट वॉल्यूम, तो प्रेशर एनर्जी, प्रेशर P है तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम तो प्रेशर ही के बराबर होता है, दैट इज P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे V1 जीरो है बच्चों, क्योंकि फ्लूइड रेस्ट पर है ना, तो उसकी कोई काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं है ना, प्लस क्योंकि ये रेफरेंस लेवल से H हाइट ऊपर है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी है पर यूनिट वॉल्यूम वो रो GH है, रो GH इज इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रेशर P2। अब सेकंड पॉइंट पे टोटल एनर्जी, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो, क्योंकि ये लिक्विड रेस्ट पे है तो सेकंड पॉइंट पे भी जो फ्लूइड है वो रेस्ट पे रहेगा, प्लस आपका पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि रेफरेंस लेवल है तो रेफरेंस लेवल पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, तो पर यूनिट वॉल्यूम भी जीरो होगी, तो ये जीरो हो गई बच्चों। अब आप ध्यान से देखो तो P1 को इधर ले आओ, ये जीरो तो ये गया, ये जीरो तो ये गया, और जीरो जीरो हट गया, तो प्रेशर P1 प्लस रो GH इज इक्वल्स टू P2। तो देखो बच्चों प्रेशर डिफरेंस कितना आया P1 P2 में, तो P1 को उधर ले जाओ तो माइनस हो जाएगा, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो P2 माइनस P1 इज इक्वल्स टू रो GH। अब ये तो आपने पढ़ा था बच्चों हाइड्रोस्टैटिक्स में, भाई प्रेशर डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में लिक्विड में, केवल लिक्विड के कारण जो प्रेशर डिफरेंस होता है वो तो रो GH होता है। और देखो ये बर्नौलिस प्रिंसिपल से भी आ रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बर्नौलिस प्रिंसिपल केवल और केवल जब
लिक्विड मोशन में होता है तभी काम करता है ऐसा नहीं। जब लिक्विड रेस्ट पे भी होता है, हाइड्रोस्टैटिक्स भी होता है, तो टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो ये जो है ये वहां भी एप्लीकेबल है ना बच्चों। तो हाइड्रोस्टैटिक्स में भी वैलिड होता है बर्नौलीज प्रिंसिपल, ये बात याद रखना। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस shows that this shows that Bernoulli's principle Bernoulli's principle Bernoulli's principle is also applicable for fluid at rest। ठीक है बच्चों, तो ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को। तो देखिए बच्चों, इसके बाद मान लीजिए आपको इस तरीके से एक क्वेश्चन दिया जाए, आपसे बोला जाए कि भाई इस तरीके से एक पाइप है ऐसे, ऐसे, और ये जो पाइप है इस तरीके से, तो यहां पर इस पाइप में बच्चों पानी फ्लो कर रहा है ना। लेट्स सपोज पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो लिक्विड है ये ऐसे फ्लो कर रहा है नीचे से ऊपर की तरफ, है ना बच्चों, इस तरीके से नीचे से ऊपर की तरफ इस पाइप में ऐसे पानी जो है फ्लो कर रहा है ऐसे। अब मान लीजिए जब ये फ्लो कर रहा है तो इस पॉइंट पे कुछ प्रेशर होगा। तो उन्होंने कहा कि इस पॉइंट पे प्रेशर जो है बच्चों वो P2 है, लेट्स सपोज, और इस पॉइंट पे भी कुछ प्रेशर होगा। तो इस पॉइंट पे प्रेशर जो है वो P1 है, उन्होंने बोला आपसे, है ना। ये जो P1 वाला पॉइंट है, यहाँ पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो आपको दी हुई है, इसको V1 मान लो। तो V1 आपको दिया गया है 10 मीटर पर सेकेंड, और ये जो P2 वाले प्रेशर पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की V2, ये भी आपको दिया गया है, इसको बोला गया है 5 मीटर पर सेकेंड। फिर आपसे बोला गया है कि ये जो P1 और P2 के बीच की हाइट है ना, हाइट है वो h बोला गया है। तो आपसे बोला गया डेंसिटी जो लिक्विड की है वो रो बोली गई है। तो आपको बताना है कि डेल्टा पी क्या होगा, प्रेशर डिफरेंस कितना होगा यहाँ पर, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन है। अब देखो बच्चों इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो वही बर्नौलीज इक्वेशन लगाओ, उसी से सॉल्व होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को जब भी मोशन में हो और दो पॉइंट्स के बीच का प्रेशर है, तो वहां हाइड्रोस्टैटिक्स वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है। अब आपको ये लगाना पड़ेगा बर्नौलीज प्रिंसिपल, क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक्स का फॉर्मूला हाइड्रोडायनेमिक्स में नहीं लगेगा, लेकिन बर्नौलीज इक्वेशन जो है वो हाइड्रोस्टैटिक्स में लग जाएगा, है ना। तो ये बात का ध्यान देना। तो हम लिख सकते हैं फ्रॉम बर्नौलीज प्रिंसिपल, बर्नौलीज प्रिंसिपल। तो आप क्या लिख सकते हो बच्चों, टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2। तो टोटल एनर्जी एट पॉइंट 1 जो है लिखेंगे प्रेशर एनर्जी, दैट इज P1, प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दैट इज हाफ रो V1 स्क्वायर, दैट इज 10 का स्क्वायर, V1 10 है बच्चों, इक्वल्स टू, इसको रेफरेंस लेवल मान लो। तो ये h हाइट ऊपर है, तो ये लिखा जाएगा रो GH, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एट फर्स्ट पॉइंट, इज इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट पॉइंट 2, तो प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम P2 प्लस काइनेटिक एनर्जी हाफ रो V2 स्क्वायर, दैट इज 5 का स्क्वायर, प्लस रेफरेंस लेवल है इसलिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी जो है बच्चों वो 0 लिखी जाएगी, है ना, क्योंकि रेफरेंस लेवल है। तो पोटेंशियल एनर्जी 0, तो पर यूनिट वॉल्यूम भी 0, है ना। अब यहाँ से आप प्रेशर डिफरेंस निकाल लो भाई, हमें तो P2 माइनस P1 निकालना है। तो P1 को उधर ले जाओ, तो P2 माइनस P1 जो है वो आ जाएगा कितना, इसको इधर ले आएंगे अपन, तो ये हो जाएगा 100/2, तो ये हो जाएगा 50 रो, ये उधर जाएगा तो माइनस होगा बेटा, तो ये कितना हो जाएगा 25, तो 25 रो बाई 2, है ना, और प्लस यहाँ पे रो GH है ही, तो रो GH ऐसा रहेगा। अब आप इसको सॉल्व करो भाई, तो ये सॉल्व करोगे तो ये मतलब ये 100 माइनस 25 75, और 75/2 जो है वो हो जाता है 37.5, तो ये आ जाएगा 37.5 रो प्लस
रो जी एच। तो देखो ये प्रेशर है यहाँ पे, ये प्रेशर, और ये प्रेशर डिफरेंस के कारण जो फ्लूइड है वो मोशन भी कर रहा है, तो मोशन की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आया। अब ये रेस्ट पे नहीं है, तो अगर ये रेस्ट पे होता तो जो एक्सेस प्रेशर होता वो मोशन नहीं करवाता, वो केवल फ्लूइड को, वेट को बैलेंस करता। लेकिन यहाँ पे वेट को तो बैलेंस कर रहा है, उसके बाद फिर उसको फ्लो भी करा रहा है क्योंकि एक्स्ट्रा प्रेशर है ना। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगा, और इस टाइप के अगर छोटे मोटे सवाल आएंगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो। बस दोनों जगह पे बर्नौलीज प्रिंसिपल आपको अप्लाई करना है और टोटल एनर्जी कांस्टेंट करनी है, बस यही तो फंडा है, बाकी आप सॉल्व कर सकते हो।